हेलो, जय हिंद दोस्तों। रमन हिस्ट्री पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे संघ एवं राज क्षेत्र। भाग पहला है और 1 से 5 तक के जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में बात करेंगे। 1 से 4 तक, यानी भाग 1 जो है वो 1 से 4 तक दिया हुआ है। तो भाग 1 स्टार्ट करेंगे। तो भाग 1 जो है वो हमारा किससे संबंधित है? संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 1 जो है वो संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 1, आर्टिकल नंबर 1। एक क्या कहता है? एक में अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे पूछा जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत क्या है। तो ऑप्शन में दिया होगा भारत राज्यों का समूह है, भारत राज्यों का संघ है, या भारत कई राज्यों से मिलकर बना है। तो इस तरीके के ऑप्शन देंगे। तो याद रखना, ये वर्ड सेम टू सेम याद रखना। भारत अर्थात इंडिया, इंडिया जो है राज्यों का संघ है। और एक बात यहाँ पे याद रखना कि ये मत समझना कि जो भारत होता है, भारत का इंग्लिश वर्जन जो है वो इंडिया होगा। नहीं, इंडिया अलग नाम है, भारत अलग नाम है, यानी कि 2 नाम है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ 2 नाम है, एक भारत और एक इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत संघ के जो राज्य हैं वो अनुसूची 1 में दिए गए हैं। जो हमने अनुसूचियाँ पढ़ाई थी, उन अनुसूचियों में जो राज्य दिए गए हैं वो भारत के राज्य होंगे। देखो, राज्य उनमें से एक तो राज्य हैं, एक संघ शासित राज्य हैं और अर्जित क्षेत्र हैं। अर्जित क्षेत्र वो होते हैं जो भारत जो है, जो हमारे भारत में बाद में जो सम्मिलित किए गए, उनके लिए अर्जित क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, देखो नाम चेंज जो होता है, नाम चेंज अभी 2023 में बहुत ये चला था कि नाम, इंडिया का नाम भारत रख दिया गया है, भारत रख दिया गया है, ऐसा सुनने को मिला था। तो क्या इसमें ये पूछा जाएगा, क्या किसी देश का नाम परिवर्तित हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये परिवर्तित हुआ नहीं है। बात चल रही थी, बहुत बहुत ज़्यादा ही, मतलब हाईलाइट मैटर हुआ था। लेकिन भारत का नाम, इंडिया को हटाया गया था। इंडिया को हटाने की बात चल रही थी कि इंडिया जो है वो वर्ड हटा देंगे और भारत रख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखो कुछ देश याद रखेंगे, जैसे फारस है। फारस का जो नाम था वो अब ईरान हो गया। 1935 में फारस का नाम बदल के ईरान हो गया। और इस तरीके से श्रीलंका का याद रखें। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था और ये नाम बदल के श्रीलंका कब कर दिया था? 1972 में। बर्मा का नाम म्यांमार कर दिया गया 1989 में। ठीक है, नीदरलैंड के लिए पहले हॉलैंड कहते थे, 2020 में उसका नाम नीदरलैंड कर दिया था, और 2021 में टर्की को तुर्की कर दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में सीधे साफ लिखा गया है कि संसद विधि बनाकर नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना कर सकती है। नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना कर सकती है, ये ध्यान रखना है। देखो अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत के बारे में बात कही। भारत राज्यों का एक संघ है, भारत अर्थात इंडिया। और दूसरे में क्या है? संसद जो है विधि बनाकर नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है। देखो, प्रवेश और स्थापना, प्रवेश और स्थापना में अंतर यह है, प्रवेश का मतलब यह है कि भारत में जो क्षेत्र पहले से है, लेकिन वो क्षेत्र राज्य के रूप में उसे बनाना है, यानी कि संघ में जितने राज्य शामिल हैं उसमें उसका नाम शामिल नहीं है। कोई क्षेत्र है, उसका नाम, उसके लिए नया राज्य बनाना, लेकिन वो क्षेत्र है इंडिया में ही, तो उसके लिए हम बोलेंगे प्रवेश कराना। ठीक है, यानी कि प्रवेश, एडमिशन, जो पहले से भारत का संघ, जो पहले से भारत संघ में ना हो और उसके लिए नए राज्य के रूप में बनाया जाए, लेकिन वो क्षेत्र जो है वो भारत में ही होगा। और स्थापना का मतलब क्या है? जो भारत का राज्य नहीं हो, किसी नए क्षेत्र को भारत में जोड़ा जाता है, तो उसके लिए हम स्थापना बोलेंगे। तो ये जो अधिकार है वो संसद के पास होता है। संसद विधि बनाकर नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना कर सकती है। ठीक है, जैसे सिक्किम। सिक्किम जो था, सिक्किम पहले चोंग्याल वंश जो था, चोंग्याल वंश का अंतिम शासक पाल्डन नामयाल, ये जो सिक्किम था पहले चोंग्याल वंश के अधीन था। तो ये भारत का 22वां राज्य बना। ये भारत का 22वां राज्य बना जो अर्जित किया गया बाहर से। ये बहुत क्रूर शासक था, जो जनता ने डेमोक्रेसी की मांग करी थी, क्योंकि ये जो
जो पाल्डन नामयाल था ये बहुत क्रूर शासक था, तो यहाँ के लोगों ने स्वतंत्र राज्य की मांग करी थी, तो इसके लिए भारत में सम्मिलित किया गया था। इसमें दो संशोधन हुए थे। एक तो 35वां संशोधन हुआ था। इस 35वें संशोधन के तहत 35वां संशोधन 1974 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था, सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था। पूर्ण राज्य नहीं बनाया गया था, सह राज्य बनाया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 35वां संविधान संशोधन 1974 में था, उसमें सिक्किम के लिए सह राज्य का दर्जा दिया गया था। लेकिन अगर बात करें पूर्ण राज्य का दर्जा, तो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 36वें संविधान संशोधन में 1975 में। ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान किस संशोधन में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, या इस तरीके से पूछेगा किस संशोधन में सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। तो सह राज्य का याद रखेंगे, सह राज्य का 35वें में और पूर्ण राज्य का 36वें में। ठीक है, आर्टिकल 371। देखो जम्मू कश्मीर में 370 था, जम्मू कश्मीर के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, वो 370 के तहत था। लेकिन यहीं अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में 371 का एफ। ठीक है, एफ याद रखना है, एफ मतलब फ्रूट, फ्रूट सीख से हम फ्रूट खाते हैं, तो एफ मतलब सिक्किम। अगला है गोवा। 19 दिसंबर 1961 ये पुर्तगालियों के कब्जे में था। इसके लिए स्वतंत्र करा के ऑपरेशन विजय के माध्यम से भारत में मिलाया गया था। तो 19 दिसंबर को मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद फिर दादर नागर हवेली को कब मिलाया गया था, 1954 में। दमन द्वीप को 1961 में और पौंडीचेरी को 1954 में। ये इनकी डायरेक्ट सन याद करेंगे, और ये भी ध्यान रखेंगे कि दादर नागर हवेली पुर्तगाली कब्जे में था, और दमन द्वीप भी पुर्तगालियों के कब्जे में था, पौंडीचेरी फ्रांस के कब्जे में था। आगे चलते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में क्या है कि संसद विधि बनाकर भारत के राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। इसमें यह दिया हुआ है, संसद विधि बनाकर राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। संसद विधि बनाकर, पुनर्गठन का मतलब यह है कि नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। ठीक है, राज्यों के क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है, राज्यों के क्षेत्रों में कमी कर सकती है, राज्यों के नाम में परिवर्तन भी कर सकती है। आर्टिकल नंबर 3। और राज्यों की सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकती है, राज्यों के नामों में भी परिवर्तन कर सकती है। देखो 5वां संविधान संशोधन ध्यान रखना है। 5वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, ये 5वां संविधान संशोधन 1955 में हुआ था। ठीक है, राज्यों के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। अगर संसद किसी भी राज्य का पुनर्गठन करना चाहती है तो उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। ठीक, दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि प्रभावित राज्यों की राय मांगी जाएगी, यानी कि जिस राज्य में कोई भी परिवर्तन किया जाएगा उसकी राय मांगी जाएगी, लेकिन वह बाध्य नहीं है। ठीक है, तीसरा पॉइंट याद रखना है, प्रभावित यूटी की राय नहीं मांगी जाएगी। अगर कोई केंद्रीय शासित प्रदेश है, यानी कि यूटी में शामिल है और वो प्रभावित है, तो उस यूटी से राय नहीं मांगी जाएगी। उसमें जो भी परिवर्तन करना होगा संसद उसमें परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 में क्या कहता है कि इसका प्रभाव सीधे अनुसूची 1 और 4 पर है। यदि आर्टिकल 2 और 3 के पालन में संसद कोई विधि बनाती है तो इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात यह 368 के बाहर माना जाएगा। यानी कि जो आर्टिकल 4 है वो आर्टिकल 2 और 3 को कंट्रोल करता है। अगर कोई, इसमें सीधे तौर पे ये कहा गया, अगर संसद कोई विधि बनाती है तो इसके लिए संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, अर्थात आर्टिकल 368 के बाहर रखा है इसके लिए। देखो संविधान संशोधन 3 प्रकार के होते हैं। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि संविधान संशोधन कितने प्रकार के होते हैं, तो संविधान संशोधन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत में क्या होता है, जैसे जो भी संसद में जितने भी सदस्य होते हैं उनका जो 50% अगर पक्ष में आ जाए तो वो साधारण बहुमत से संविधान का संशोधन हो सकता है। विशेष बहुमत में क्या होता है, संसद के सदस्यों का 2/3 उसके पक्ष में होना चाहिए तो वो संशोधन हो जाएगा। और एक विशेष बहुमत
एक अलग तरीका का विशेष बहुमत होता है। तो उसमें क्या होता है, विशेष बहुमत में 2/3 तो होने ही चाहिए। उसके साथ साथ जो विधानसभा होती हैं, राज्यों की विधानसभा होती हैं, उनके सदस्यों का भी बहुमत होना चाहिए। ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है, क्या हमारा देश अपने राज्यों को किसी अन्य देश को दे सकता है? तो एक बेरूवारी केस हुआ था 1960 में। इसमें ये कहा गया था कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत ये नहीं कर सकते, यानी कि हमारा देश जो है वो चाह कर भी, किसी की भी सरकार आ जाए, वो चाह कर भी अपने राज्य को किसी दूसरे देश को नहीं दे सकता है। ठीक है, याद रखना है। इसके लिए अगर देना चाहता है तो इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, तब दे सकता है। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था, भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। ये भूमि सीमा समझौता था। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें प्रभावित राज्य कौन से थे? एक तो वेस्ट बंगाल था, त्रिपुरा था, मेघालय था। इसमें क्या हुआ था कि 51 क्षेत्र जो हैं वो भारत को मिले थे, जिनमें 35,000 बीघा जमीन भारत को बांग्लादेश से मिली थी, और 101 क्षेत्र बांग्लादेश को देने हुए थे। बांग्लादेश को दिए गए थे भारत के द्वारा, यानी 65,000 बीघा बांग्लादेश को ये 101 क्षेत्र मिले थे। इससे भारत और बांग्लादेश का 3 बीघा कॉरिडोर विवाद समाप्त हो गया। ये पूछा जाता है कि 3 बीघा कॉरिडोर जो विवाद है वो किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में, याद रखना है। अगला जो पॉइंट है, राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों के पुनर्गठन में बात करते हैं तो भारत की आज़ादी के समय जो राज्य थे वो इस तरीके से थे। देखो, ब्रिटिश भारत, जिसमें प्रांत थे और कमिश्नरी क्षेत्र थे जो ब्रिटेन के द्वारा प्राप्त हुए थे, और देसी रियासतें थीं। आज़ादी के समय अपनी इच्छा से वो देसी रियासतें, चाहे वो पाकिस्तान में रहें या वो इंडिया में रहें, देसी रियासतों को आज़ादी थी इस बात की। और फ्रांस और पुर्तगाल के औपनिवेशिक क्षेत्र थे, जैसे गोवा था, दमन दीव, पौंडीचेरी था, ये अलग क्षेत्र थे। तो इस तरीके से भारत की आज़ादी के समय, मतलब आज़ादी से पहले के टाइम में, इस तरीके से भारत जो है वो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। भारत में संविधान में भारतीयों को 4 श्रेणियों में व्यक्त किया गया था। भारतीय संविधान में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था तो भारत के राज्यों को 4 श्रेणियों में व्यक्त किया गया था। सबसे पहले पार्ट ए में 9 राज्य शामिल थे: बिहार, असम, बॉम्बे, MP, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है। भाग बी में, जो पार्ट बी में शामिल किए गए थे, उनमें जम्मू कश्मीर था, राजस्थान था, हैदराबाद था, मैसूर था, त्रावणकोर था और देसी रियासतें थीं। तो ये पेप्सू मतलब होता है ये पटियाला एंड ईस्ट पंजाब यूनियन, और मध्य भारत और सौराष्ट्र पटियाला, इसका अर्थ ये हुआ। पार्ट सी में कौन कौन से राज्य थे? पार्ट सी में मणिपुर था, त्रिपुरा था, कच्छ था, और अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और विंध्य क्षेत्र। तो इसमें ये याद रखना है कि भाग ए में कितने? 9 राज्य थे, भाग बी में भी 9 राज्य थे, और भाग सी में 10। भाग डी में अंडमान और निकोबार थे। इसमें लिखा है पार्ट ए, भाग ए में एक निर्वाचित विधायिका प्लस राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्य द्वारा सरकार चलाई जाती थी। यानी कि जो पार्ट ए था उसमें क्या था, एक निर्वाचित विधायिका थी और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्य द्वारा सरकारें चलाई जाती थी, पार्ट ए में। पार्ट बी में क्या था, इनका जो प्रशासन था वो राज्य का प्रमुख जो होता था वो उसके द्वारा चलाया जाता था। जो शासन था वो राज प्रमुख चलाता था उसका शासन, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता था। ठीक है। और उसमें और पार्ट बी के जो राज्य थे उनमें एक निर्वाचित विधायिका भी होती थी। पार्ट सी में क्या होता था, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त आयुक्त के द्वारा इनका प्रशासन चलाया जाता था। पार्ट सी में एक कमिश्नर होता था, उसके द्वारा प्रशासन चलाया जाता था। पार्ट डी में क्या था, पार्ट डी में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल द्वारा प्रशासन चलाया जाता था।
आगे चलते हैं। भारत की आज़ादी के समय कुल 29 राज्य थे, ये याद रखना है। आगे धर आयोग। धर आयोग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धर आयोग क्या था, तो इसकी पहले डेट याद रखनी है। ये कब आया था धर आयोग? ये आया था जून 1948 में गठित हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस एस के धर थे। ये प्रमुख न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश ये जस्टिस एस के धर, याद रखना है। और ये पूछा जाता है कि प्रथम भाषाई आधार पर कौन सा आयोग था, तो धर आयोग, एस के धर आयोग था जो प्रथम भाषाई प्रांत आयोग था, भाषाई आधार पर। इस आयोग में कुछ बातें कही गई थी, वो ये थी। पहली बात इसमें ये कही थी, भाषाई आधार पर विभाजन नहीं होना चाहिए, यानी राज्यों का जो विभाजन होना चाहिए वो भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात इसमें यह कही गई थी, प्रशासनिक सुविधा भूगोलिक समीपता देखी जाए, यानी कि जो प्रशासनिक सुविधा और भूगोलिक समीपता देखी जाए कि मतलब कैसी किस राज्य के प्रति अनुकूल है। और रिपोर्ट से असंतोष फैल गया, तब 3 नेताओं ने मिलकर एक समिति बनाई। ये जो रिपोर्ट आई थी ये एस के धर आयोग आया था, तो इसमें लोगों के बीच असंतोष फैल गया था, क्योंकि उस टाइम ये बहुत था कि लोग ये चाहते थे कि भाषा के आधार पर उनके लिए अपनी भाषा के राज्य अलग मिल जाए, ऐसा उस टाइम ये चल रहा था। तो इससे लोगों के बीच बहुत ज़्यादा असंतोष फैल गया, तो एक समिति बनाई गई थी, JBP समिति बोलते हैं जिसके लिए, JBP समिति। इस समिति में 3 लोग थे, JBP। जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, बी मतलब वल्लभ भाई पटेल, और पी मतलब पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, ये भी 1948 में आया था। JBP समिति 1948 में इसका निर्माण हुआ था। इसका कार्य क्या था, जो धर आयोग है, धर आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना। जो धर आयोग था उसकी रिपोर्ट पर विचार किया इन्होंने। इनके विचार करने के बाद इनका जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि धर आयोग के फेवर में, ये पोट्टी श्री रामुलु जो थे आंध्र प्रदेश में रहते थे, इनका जो कंक्लूजन जो निकला, जो JBP समिति का, इनका कंक्लूजन ये निकला कि इनका जो कंक्लूजन था वो धर आयोग के फेवर में था, यानी कि भाषाई आधार पर कोई भी राज्य को ना बांटने का फैसला किया था। आगे आते हैं, एक ये व्यक्ति थे पोट्टी श्री रामुलु, ये आंध्र प्रदेश में रहते थे। इनकी भाषा जो थी तेलुगु, तो ये चाहते थे कि तेलुगु भाषा के लिए इन्हें अपना एक अलग प्रांत होना चाहिए। इनकी ये मांग थी भाषाई आधार पर इन्हें अपना अलग प्रांत दिया जाए। इसके लिए इन्होंने एक भूख हड़ताल भी शुरू कर दी, और भूख हड़ताल के दौरान इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो ये याद रखना है, उनकी मृत्यु 19 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक इन्होंने भूख हड़ताल रखी, और 1952 में 58 दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी बस एक यही थी कि अनशन पे ये थे, इन्होंने ये कहा था कि हमें भाषा के आधार पर हमें अपना अलग प्रांत चाहिए, आंध्र प्रदेश की मांग करी थी इन्होंने। इनके लिए अमरजीवी टाइटल दिया गया है, इनको अमरजीवी टाइटल दिया गया है। ठीक है, अगर भूख हड़ताल में देखेंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है कि सबसे लंबी भूख हड़ताल किसने की थी अब तक, तो इरोम शर्मिला मणिपुर की एक आयरन लेडी के रूप में जानी जाती, इन्होंने की थी, याद रखना है ये। इनकी मृत्यु हो गई थी 1952 में। फिर इसके बाद नेहरू जी ने घोषणा कर दी, और आंध्र प्रदेश का मद्रास के 13 जिलों से गठन हुआ, यानी मद्रास के 13 जिलों से आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, और ये भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। कब गठन हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को, यानी कि जब इनकी मृत्यु हो गई उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषाई आधार पर पहला राज्य नियुक्त किया, पहले राज्य का गठन किया था, जो मद्रास के 13 जिलों से कटकर बना था, याद रखना है। इसकी राजधानी उस टाइम कुरनूल थी। आगे चलते हैं। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार इसको राज्य का दर्जा मिला था। 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को इसके लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार इसको राज्य का दर्जा मिला। अगला है आयोग फजल अली आयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है पेपर में। इस आयोग में क्या था, पहले तो इसकी डेट याद रखनी है। 29 दिसंबर 1953 को इसका गठन हुआ था। इसकी रिपोर्ट कब आई थी? 30 सितंबर 1955 में इसकी रिपोर्ट आई थी। इसके अध्यक्ष फजल अली थे, और अन्य सदस्य हृदयनाथ बंजरू और कवलम माधव पड्डीकर थे। इसकी रिपोर्ट में क्या था? इसकी रिपोर्ट में कुछ पॉइंट थे।
इसकी रिपोर्ट में पॉइंट ये थे कि इन्होंने ये कहा था कि देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखकर राज्यों का बंटवारा किया जाए। ठीक है। दूसरा इनका पॉइंट ये था कि भाषा, संस्कृति और भाषा की एक रूपता होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट इनका ये था कि वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था को देख के, यानी कि वित्तीय और आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर ही राज्यों का बंटवारा किया जाए। चौथा पॉइंट था जहां राज्य बने वहां लोक कल्याणकारी योजनाओं को ध्यान में रखा जाए। इन्होंने ये कहा था। इनकी सिफारिश को 1956 में मान लिया गया था। इनकी सिफारिश को मान लिया गया था और राज्यों को ग राज्यों के ख़त्म करके 16 प्रांत और 3 यूटी, जो ऊपर पड़ा था कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इन भागों में बांट दिया, इसको ख़त्म करके 16 प्रांत और 3 यूटी बनाए गए थे। आगे चलते हैं। फजल अली आयोग की रिपोर्ट के गठन के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया था। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था वो किस आयोग की रिपोर्ट पर बनाया गया था? तो फजल अली आयोग की रिपोर्ट पर बनाया गया था। ठीक है। रिपोर्ट 1955 में पेश हुई थी और फजल अली आयोग का गठन 1953 में हुआ था। इसमें 14 प्रांत और 6 यूटी बनाए गए थे। तो 14 प्रांत ये हैं, कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, मैसूर, पंजाब, राजस्थान। ठीक है। और उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। और यूटी कौन से थे? अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमी हुई आइलैंड था ये, मणिपुर और त्रिपुरा। आगे 1960 में मुंबई से एक मराठी भाषा से एक महाराष्ट्र बना और गुजराती भाषा से गुजरात बना। ये याद रखना है कि महाराष्ट्र राज्य कब बना? तो 1960 में बना और वही मराठी भाषा के लिए। और महाराष्ट्र राज्य में अभी मराठी भाषा से लेकर बहुत ज़्यादा विवाद भी चल रहा है इस टाइम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र जो है वो कब राज्य का दर्जा मिला था उसके लिए? तो 1960 में। गुजरात जो है वो भी 1960 में। अगला है 1961। 61 में दादर नागर हवेली और पुर्तगालियों को छुड़ाकर यूटी बना दिया गया था। 1962 में पौंडीचेरी, यनम, माहे और कराईकाल, इनमें पौंडीचेरी को यूटी बना दिया गया था। आगे चलते हैं। 1963 में क्या? नागालैंड। 1963 में नागालैंड असम से बना था। जो नागालैंड है वो असम से बना था, यानी कि असम की नागा पहाड़ियों को काट कर नागालैंड बना दिया गया था। 1966 में शाह आयोग। 1966 में क्या था? शाह आयोग की रिपोर्ट पर पंजाब का पुनर्गठन हुआ था। पंजाब हरियाणा भाषा के आधार पर चौथा राज्य बना था, सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति की सिफारिश पर। सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति की सिफारिश पर पंजाब व हरियाणा को चौथा राज्य बनाया गया था, जो भाषाई आधार पर विभाजन किया गया था। आगे चलते हैं। 1969 में मेघालय भी असम से बना था। ठीक है। उपराज्य बनाया गया था। और 1972 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का गठन हुआ था। ठीक है। और 75 में सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था, सिक्किम 1975 में। ठीक है। 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, जो 25वां राज्य बना था। ठीक है। सन 2000 में क्या क्या हुआ था? सन 2000 में छत्तीसगढ़ को बनाया गया था, उत्तराखंड को, झारखंड को। छत्तीसगढ़ एमपी से अलग किया गया था, उत्तराखंड यूपी से अलग किया गया था, झारखंड बिहार से अलग किया गया था। इनकी डेट याद रखनी है कि ये 1 नवंबर को, ये 9 नवंबर को, ये 15 नवंबर। ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये पूछ लेते हैं कि इनमें से पहले कौन सा बना था। तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य जो है आंध्र प्रदेश से अलग हटाकर तेलंगाना राज्य बनाया गया था, जो 29वां राज्य था 2014। ये बहुत लेटेस्ट राज्य बना है। और 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था? जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ था। ठीक है। इसमें क्या 370 को हटा दिया गया था और इसमें 2 यूटी बनाए गए थे, एक जम्मू और कश्मीर और एक लद्दाख। और 26 जनवरी 2020 को दमन दीप, दादर नागर हवेली को एक कर दिया गया था। ठीक है, याद रखना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम मूल अधिकार लेके आएंगे और बहुत कम समय में
उनका फास्ट रिवीजन करा देंगे।